हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम होता क्या है, इसमें किस तरह से हाइड्रोजन अपना स्पेक्ट्रम बनाता है। उसके लिए सबसे पहले हम लोग कुछ ऊर्जा स्तर बनाते हैं। ये पहला ऊर्जा स्तर है, ये दूसरा ऊर्जा स्तर है, तीसरा ऊर्जा स्तर, जैसे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक हमने बना दिया है। ये ऊर्जा स्तर बताते हैं। पहला ऊर्जा स्तर मतलब इधर से इधर ऊर्जा बढ़ती है। ये ऊर्जा स्तर का क्रम है कि ऊर्जा इधर से इधर बढ़ती है। तो हाइड्रोजन के रेखीय स्पेक्ट्रम में सबसे पहले देखो कि जब कोई भी लाइट किसी दूसरे ऊर्जा स्तर या उसके उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे, तीसरे, चौथे से पहले ऊर्जा स्तर में आती है, जब कोई लाइट उसी उच्च ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में आती है तो उसको कहा जाता है लाइमन श्रेणी। ठीक है, तो यहाँ पर और 6 से भी आ सकता है, जैसे 7 से भी लिया ऊर्जा स्तर, पहले ऊर्जा स्तर में ये किरण आएगी तो उसको कहा जाता है लाइमन श्रेणी। ठीक है, ऐसे ही जब कोई लाइट किस उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में आती है, मतलब यहाँ से तीसरे से दूसरे में या चौथे से दूसरे में या फिर पाँचवें से दूसरे में या फिर छठवें से दूसरे में, तो इस तरह के लाइट को कहा जाता है वामर श्रेणी। ये वामर श्रेणी है। तो जब कोई भी लाइट उच्च ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में आती है तो उसको कहा जाता है लाइमन श्रेणी। जब कोई लाइट उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में आती है तो होता है वामर श्रेणी। और जब कोई लाइट उच्च ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर में आती है, ठीक है, तो ऐसे ही जब कोई लाइट उच्च ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर में आती है तो उसको कहा जाता है पाश्चन श्रेणी। और जब कोई लाइट उच्च ऊर्जा स्तर से चौथे ऊर्जा स्तर में आती है तो उसको कहा जाता है ब्रैकेट श्रेणी। और जब उच्च ऊर्जा स्तर से छठवें पाँचवें ऊर्जा स्तर में आती है तो उसको कहा जाता है फुंड श्रेणी। और जब छठवें ऊर्जा स्तर में आती है तो उसको कहा जाता है हेम्प्री श्रेणी। हेम्प्री श्रेणी। ठीक है, तो इस तरह से हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम हम लोग दिखाते हैं कि जब कोई लाइट उच्च ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में आती है तो लाइमन श्रेणी होता है। और जब लाइट उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में आती है तो वामर श्रेणी, तीसरे ऊर्जा स्तर में आती है तो पाश्चन श्रेणी, चौथे ऊर्जा स्तर में आती है तो ब्रैकेट श्रेणी, और ये फुंड श्रेणी और हेम्प्री श्रेणी, 6 तरह के श्रेणी होते हैं। तो इसमें कौन कौन से लाइट कैसे निकलती है उसके लिए देखो कि कोई लाइट जब उच्च ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में आती है तो ये यूवी रेज देता है। यूवी रेज, पराबैंगनी किरणें, इस तरह की लाइट देता है, पराबैंगनी किरणें देता है। और जब कोई लाइट वामर श्रेणी में आता है, मतलब दूसरे ऊर्जा स्तर पर आता है, तो उसको वामर श्रेणी कहा जाता है। और ये दृश्य किरणें देती हैं, विजिबल लाइट, दृश्य किरणें। ठीक है, और जब तीसरे में आता है तो अवरक्त किरणें निकलती हैं इससे, अवरक्त किरणें। जब कोई लाइट वो ब्रैकेट श्रेणी में आता है, मतलब चौथे ऊर्जा स्तर में लाइट आती है, तो इसमें से भी क्या होता है, अवरक्त किरणें निकलती हैं, अवरक्त किरणें। और जब फुंड श्रेणी में आता है तो इसमें भी अवरक्त किरणें निकलती हैं। और जब इसमें हेम्प्री श्रेणी में आता है तो इसमें से सूक्ष्म किरणें निकलती हैं, माइक्रोवेव निकलता है। ठीक है, तो ये है हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम। कि जब इसको ध्यान रखेंगे कि जब कोई लाइट हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल, मतलब फर्स्ट एनर्जी लेवल में आएगी तो लाइमन श्रेणी होता है, इसमें पराबैंगनी किरणें निकलती हैं। और जब कोई लाइट क्या होगा, हाई एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में आता है तो वामर श्रेणी बनता है, उसमें से दृश्य किरणें निकलती हैं। जब तीसरे एनर्जी लेवल में आता है तो पार्शियल श्रेणी, चौथे में ब्रैकेट, पाँचवें फुंड और छठवें ऊर्जा स्तर में आता है तो हेम्प्री श्रेणी। ठीक है, तो ये था हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम। फिर इसके बाद में एक देखते हैं रिडबर्ग फार्मूला।
रेडबर्ग सूत्र क्या होता है? रेडबर्ग ने दिया था इस सूत्र को, इन्होंने ये दिया था कि न्यू बार बराबर आर एच, और यहाँ पर होता है 1/n1² माइनस 1/n2² इंटू जेड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने एक बात कही थी कि हाइड्रोजन के लिए जेड का मान 1 होता है, इस जेड का मान 1 होता है। तो यहाँ से न्यू बार कितना हो जाएगा, आर एच, और यहाँ से 1/n1² माइनस 1/n2² हो जाएगा। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन के लिए खाली है। अच्छा, यहाँ पर न्यू बार है क्या? तो न्यू बार जो होगा वो तरंगों की संख्या है, कितनी तरंगे आ रही हैं उसकी संख्या को बताता है। आर एच यहाँ पर क्या है, ये आर एच ये रेडबर्ग कांस्टेंट है, रेडबर्ग नियतांक। ठीक है, ये रेडबर्ग नियतांक है। फिर ऐसे ही एन वन क्या है, एन वन है निम्न ऊर्जा स्तर, और N2 है उच्च ऊर्जा स्तर। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। अच्छा, वामर श्रेणी, जैसे मान लो कि वामर श्रेणी है। ठीक है, वामर श्रेणी के लिए हमें रेडबर्ग सूत्र निकालना है। तो वामर श्रेणी मतलब क्या है कि लोअर एनर्जी लेवल क्या है, लोअर एनर्जी लेवल सबसे निचला एनर्जी लेवल 2 है। तो N1 का मान, निम्न ऊर्जा स्तर का मान कितना हो जाएगा, 2। N1 का मान 2 हो जाएगा। और N2 का मतलब क्या है, उच्च ऊर्जा स्तर। तो वामन श्रेणी में उच्च ऊर्जा स्तर कौन है भाई, 2 से भी आ सकता है, 3 से भी आ सकता है, 4 से भी आ सकता है, 5 से, मतलब ऐसे का बहुत सारे नंबर आ सकते हैं। तो उच्च ऊर्जा स्तर 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, ऐसे सभी नंबर होंगे। तो वामन श्रेणी के लिए N1 का मान 2 है, N2 का मान ये सारे हो सकते हैं। ऐसे ही अगर हम पाश्चन श्रेणी की बात करें, पाश्चन श्रेणी, तो पाश्चन श्रेणी में निम्न ऊर्जा स्तर कौन सा होता है, N1 का मान। तो पाश्चन श्रेणी में निम्न ऊर्जा स्तर कौन सा है, तीसरा। तो N1 का मान 3 हो जाएगा। और N2 का मान उच्च ऊर्जा स्तर कौन से हैं, चौथा है, पाँचवा है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो 4, 5, 6 ये सब हो जाएंगे। तो N1 N2 का मान आसानी से निकाल सकते हैं। रेडबर्ग नियतांक का मान हम अभी बता दे रहे हैं, और ये तरंगों की संख्या है न्यू बार। तो इसके बाद हम कुछ सवाल करते हैं फिर। एक सवाल है, वामन श्रेणी के लिए रेडबर्ग सूत्र लिखो। तो वामन श्रेणी में निम्न ऊर्जा स्तर कितना होता है, दूसरा। और उच्च ऊर्जा स्तर कितना होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 ऐसे नंबर होते हैं। तो रेडबर्ग सूत्र क्या होता है, न्यू बार बराबर आर एच और 1/n1² माइनस 1/n2² इंटू जेड। ठीक है, तो यहाँ पर न्यू बार बराबर आर एच, और यहाँ पर 1/n1 का मान कितना आया है, 2, 2 का स्क्वायर माइनस 1/n2। N2 में कोई भी मान ले सकते हैं, 3, 4, 5 है, तो N2 को हम N2 ही लिख दे रहे हैं, जो भी मान रखना होगा हम आसानी से रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका वामर श्रेणी के लिए रेडबर्ग सूत्र। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद में हम आते हैं, अपना नया टॉपिक है बोर का परमाणु मॉडल। बोर का परमाणु मॉडल, बोर एटॉमिक मॉडल। तो बोर ने क्या बताया था परमाणु की संरचना के बारे में, कि परमाणु कैसे होता है, उन्होंने इसकी खोज की थी। तो रदरफोर्ड के बाद बोर का कुछ परमाणु मॉडल है, तो देखते हैं इसमें इन्होंने क्या कहा था। तो बोर के परमाणु मॉडल में इन्होंने कहा कि जो परमाणु है, तो बोर का परमाणु मॉडल, बोर ने क्या बताया था कि परमाणु के नाभिक, परमाणु का जो नाभिक होता है, इस नाभिक के चारों ओर कई वृत्तीय कक्षाएं होती हैं, कई गोलाकार कक्षाएं होती हैं। ठीक है, ये से ऐसे भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर कई वृत्तीय कक्षाएं होती हैं। ठीक है, जिन्हें क्या कहा जाता है, ऊर्जा स्तर कहा जाता है। ये पहला ऊर्जा स्तर है, ये दूसरा वाला ऊर्जा स्तर है, ये तीसरा ऊर्जा स्तर है, ये चौथा ऊर्जा स्तर है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ही हमने बनाया है, बहुत सारी कक्षाएं होती हैं जिनको ऊर्जा स्तर कहा जाता है। तो ये पहला ऊर्जा स्तर, ये दूसरा ऊर्जा स्तर, ये तीसरा ऊर्जा स्तर, और ये चौथा ऊर्जा स्तर। ठीक है, इन ऊर्जा स्तर को n से लिखते हैं, और हर एक ऊर्जा स्तर का नाम होता है। पहले ऊर्जा स्तर को हम k से लिखते हैं, दूसरे ऊर्जा स्तर को हम l से लिखते हैं, तीसरे ऊर्जा स्तर को हम m से लिखते हैं, और चौथे वाले को n से लिखते हैं। ठीक है, और भी जैसे 5 हो तो p q r ऐसे कर सकते हैं, लेकिन 4 में हो जाता है काम।
तो KLMN ये ऊर्जा स्तर के नाम है, पहला ऊर्जा स्तर का मान के, या तो हम अगर नंबरिंग से देखें तो ये पहला ऊर्जा स्तर, ये दूसरा ऊर्जा स्तर, ये तीसरा, ये चौथा। तो चाहे हम KLMN से लिखें, चाहे 1 2 3 4 लिखें, ये ऊर्जा स्तर के बताता ही कौन सा ऊर्जा स्तर है। जैसे हम कह रहे हैं कि यम ऊर्जा स्तर कौन सा है, तो यम मतलब तीसरा ऊर्जा स्तर, ठीक है। तो बोर का परमाणु मॉडल में इन्होंने क्या बताया कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर कई वृत्तीय कक्षाएं होती हैं जिन्हें हम KLMN से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल को तो हम n से दिखाते हैं, तो n बराबर या तो k होगा, या l होगा, या m होगा और n होगा, या फिर 1 2 3 4 से भी दिखाते हैं, ठीक है। तो बोहर का परमाणु मॉडल यही था कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर कई वृत्तीय कक्षाएं होती हैं जिन्हें ऊर्जा स्तर कहते हैं। फिर उन्होंने इसके बाद क्या बताया, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में मूव करेगा जिसमें क्या होगा, जिसकी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बराबर होगी। मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम होती है, कुछ ज़्यादा, तो क्या होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में घूमेगा जिसमें उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इस ऊर्जा स्तर की ऊर्जा के बराबर होगा। ये दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा। फिर तीसरा क्या कहा कि ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन के घूमने से उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब मान लो कोई इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा स्तर में घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जब इसी ऊर्जा स्तर में घूमेगा तो उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो फ्रीली अपना घूमता रहेगा। कोई इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा स्तर का है और इसमें घूम रहा है, तो इसी में जब तक घूमते रहेगा और उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि विभिन्न ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉनों का जो कोणीय संवेग होता है वो NH/2 होता है। विभिन्न ऊर्जा स्तर मतलब प्रत्येक ऊर्जा स्तर में जो इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग होता है वो NH/2 होता है। मतलब n क्या है, कक्षकों की संख्या है, जो ऊर्जा स्तर हैं वो है। तो पहला ऊर्जा स्तर होगा तो n का मान 1 हो जाएगा, तो H/2 मतलब पहले ऊर्जा स्तर का कोणीय संवेग होगा वो H/2 होगा। जैसे दूसरे ऊर्जा स्तर का कोणीय संवेग कितना होगा, n की जगह पे 2, तो 2H/2 हो जाएगा। तीसरे ऊर्जा स्तर का कोणीय संवेग n की जगह पे 3 हो जाएगा, तो 3H/2। ऐसे ही चौथे ऊर्जा स्तर का कोणीय संवेग कितना होगा, 4H/2। तो ये कोणीय संवेग हो जाएगा, प्रत्येक ऊर्जा स्तर का कोणीय संवेग हमने लिख दिया। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण कर उच्च ऊर्जा स्तर में उत्तेजित हो जाते हैं। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ का है तो वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, और क्या होता है कि 10⁻⁻8 सेकेंड इतना देर रुकता है और फिर वो अपनी ऊर्जा स्तर में वापस चला आता है, ठीक है। तो ऊर्जा क्या होता है, विकिरण के रूप में निकल जाती है। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में घूम रहा है तो उसको एनर्जी दिया जाए, ऊर्जा दिया जाए, तो वो उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा, और उच्च ऊर्जा स्तर में जाने के बाद इतना सेकंड तक रुकेगा उस कक्षा में, और फिर ऊर्जा को विकिरण के रूप में निकाल करके फिर वापस अपनी कक्षा में आ जाता है, ठीक है। फिर एक लास्ट पॉइंट क्या बताया इन्होंने कि उच्च ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है या ऊर्जा स्तर की ऊर्जा वो NH होती है। जितने उच्च कक्षा होगा उसमें इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा स्तर की ऊर्जा के NH होता है। मतलब पहले ऊर्जा स्तर होगा तो H होगा, पहले ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा H होगा, दूसरे वाले का 2H, तीसरे वाले का 3H और चौथे वाले का 4H, ठीक है। तो यही बोहर का परमाणु मॉडल है। क्या फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं कि कोई परमाणु के नाभिक के चारों ओर कई वृत्तीय कक्षाएं होती हैं जिन्हें ऊर्जा स्तर कहा जाता है। इसे KLMN से लिखा जाता है या 1 2 3 4 से लिखा जाता है। फिर उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनमें ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है वो ऊर्जा स्तर के बराबर होती है। फिर उन्होंने तीसरा पॉइंट बताया कि ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन के घूमने से उनकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन जब अपनी कक्षा में घूमेगा, अपने ऊर्जा स्तर में घूमेगा, तो उसके एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर चौथा पॉइंट बताया कि अलग अलग ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉनों का जो कोणीय संवेग होता है NH/2 होता है। मतलब पहले ऊर्जा स्तर की बात करते हैं H/2, दूसरे वाले के लिए 2H/2, ऐसे तीसरे के लिए, चौथे के लिए। फिर अगला पॉइंट उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होगा ऊर्जा ग्रहण करके उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा,
और 10⁻⁸ सेकंड रुक करके वो फिर अपने ऊर्जा स्तर में वापस आ जाएगा और जो ऊर्जा को निकालेगा वो विकिरण के रूप में बाहर निकाल देगा। फिर एक लास्ट पॉइंट है कि ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा होती है वो NH होता है। ठीक है, अब ये था बोहर का परमाणु मॉडल, लेकिन इस परमाणु मॉडल में भी कुछ कमियां पाई गई, तो उस कमी के बारे में बताते हैं। उन्होंने इस परमाणु मॉडल में क्या क्या कमी थी कि एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या ये नहीं कर सकता है। ठीक है, और जीमान और स्टार्क के प्रभाव की व्याख्या भी नहीं कर पाता है ये, और यह सिद्धांत जो है वो हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत की व्याख्या भी नहीं कर पाता है। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता के सिद्धांत हम आगे भी पढ़ने वाले हैं, उसकी भी व्याख्या नहीं कर पाता है। फिर कह रहा है यह सिद्धांत इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर की व्याख्या नहीं कर पाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन डुअल नेचर का होता है, इसकी भी व्याख्या ये मॉडल नहीं कर पाता है। तो इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर उसको भी हम पढ़ने वाले हैं अभी। तो फिलहाल आप लोग इसको देखें और अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग। फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं द्रव परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल की ओर। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो बोहर की कमियों को ध्यान में, बोहर ने जो अपना मॉडल दिया था उसमें कुछ कमी थी। बोहर मॉडल की कमियों को ध्यान में रखते हुए परमाणु को और उपयुक्त मॉडल बनाने के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने 2 नियम दिए कि द्रव का द्वैत व्यवहार कैसा है और हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। ठीक है, तो द्रव का द्वैत व्यवहार डी ब्रॉगली इक्वेशन भी कहा जाता है इसको, कि कोई भी मैटर है, कोई भी पार्टिकल है, वो डुअल नेचर शो करता है। ठीक है, तो इसमें डी ब्रॉगली ने क्या दिया था, उन्होंने बताया, डी ब्रॉगली ने क्या कहा कि जो भी द्रव होगा वो डुअल नेचर का होगा। ठीक है, मतलब दो नेचर रखेगा, पार्टिकल का भी और वो वेव का भी व्यवहार करता है। ठीक है, तो 1924 में डी ब्रॉगली ने एक विकिरण की तरह द्रव का द्वैत व्यवहार प्रदर्शित करना चाहिए, ऐसा कहा उसने। ठीक है, तो उन्होंने अपने तरफ से मतलब एक समीकरण दिया था, लैम्डा इज इक्वल टू H/P, जिसको H/P मतलब संवेग मतलब क्या होता है, mv। ठीक है, तो ये इन्होंने दिया था डी ब्रॉगली ने कि लैम्डा बराबर H/P या H/mv। तो देखो इसके लिए हम उदाहरण देखते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो वह, इन्होंने क्या कहा कि ऑल मूविंग पार्टिकल हैव डुअल नेचर, जो जितने भी मूविंग पार्टिकल हैं वो सब डुअल नेचर शो करते हैं, मतलब पार्टिकल का भी और वेव का भी। तो अब यहाँ से समझते हैं कि कैसे। जैसे मान लो आप लोग बॉल देखे होंगे, बॉल। ठीक है, तो बॉल क्या करता है, ये पार्टिकल नेचर भी शो करता है, मतलब पार्टिकल भी है, और ये वेव नेचर भी शो करता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन का भी डुअल नेचर होना चाहिए, कि ये पार्टिकल का भी नेचर शो करे और वेव का भी नेचर शो करे। ठीक है, तो इसको कैसे सिद्ध किया जाए, देखो बॉल आप लोग फेंके होंगे ऊपर, तो पार्टिकल के रूप में तो जाता है, फिर वैसे आता है, लेकिन वेव की तरह वो घूमता हुआ ऐसे तरंगित होता हुआ नहीं आता है। ठीक है, कि बॉल ऐसे तरंगित होता हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पार्टिकल भी नेचर शो करता है, वेव का नेचर भी शो करता है। तो उन्होंने कहा था कि जितने भी मूविंग पार्टिकल हैं वो सब डुअल नेचर के होते हैं। तो बॉल भी मूविंग पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन भी मूविंग पार्टिकल है। तो बॉल जो है वो तो वेव नेचर नहीं शो करता है, वेव की तरह नहीं आता है अगर हम ऊपर फेंके तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि जो बॉल है उसका हम इस फार्मूले से देखें कि तरंग दैर्घ्य कितना आ रहा है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि आप उसका मतलब एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, इसका मान होता है एच का 6.636 इंटू 10⁻⁻34, ये प्लैंक नियतांक है। ठीक है, यम क्या है, द्रव्यमान है, वी क्या है, वेग है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे बॉल है तो बॉल का कितना, मान लो कि इसका मास है कितना, 100 ग्राम, बॉल कितना होगा, बहुत ज़्यादा, तो 100 ग्राम का होगा। और इसको हम अगर मान लो वी 20 मीटर प्रति सेकंड की दर से फेंकें ऊपर। ठीक है, भाई मास 100 ग्राम मान लिया, वी कितना, बहुत ज़्यादा, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के 20 मीटर पर सेकंड की दर से हम फेंक सकते हैं। तो इसके लिए तरंग दैर्घ्य निकालेंगे, लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होता है, H/mv। तो H का मान कितना है, यहाँ से मान जानते हैं, 6.636 इंटू 10⁻⁻34 बटा m का मान कितना है 100 गुणे v का मान कितना है 20। ठीक है, तो यहाँ से लैम्डा का मान जब आप निकालेंगे तो यहाँ 3.313 इंटू 10⁻⁻34 मीटर।
ठीक है। या फिर एंगस्ट्रॉन्ग में लिखना चाहें तो लेमडा इज इक्वल्स टू 3.313 इंटू 10⁻24 एंगस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो ये आगे इसका तरंग दैर्घ्य किसका, बॉल का। ठीक है, एंगस्ट्रॉन्ग का मतलब ये होता है कि 1 मीटर में 10⁻10 एंगस्ट्रॉन्ग होता है। तो अब लोग इसको बदल लेना मीटर को एंगस्ट्रॉन्ग में। ठीक है, ऐसे ही हम इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का हम लोग मास जानते हैं कितना होता है। मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। और इसको कितना वेग इसका होता है 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका हम लोग तरंग दैर्घ्य निकाल लें लेमडा, तो ये होता है h/mv। एच का मान जानते हो 6.636 इंटू 10⁻34 डिवाइड बाई 9। एम का मान कितना है 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू वी का मान कितना है 2.18 इंटू 10⁻6। तो इसमें गुणा भाग करके लेमडा का मान निकालोगे तो 3.2 एंगस्ट्रॉन्ग आएगा। तो ध्यान से देखो कि जब हम बॉल के लिए निकाले हैं तरंग दैर्घ्य तो कितना आया, बहुत कम आया, वेरी स्मॉल 10⁻24 आया, बहुत कम आया। जबकि इलेक्ट्रॉन के लिए देखो तरंग दैर्घ्य कितना लिखा है 3.2। तो इसकी तुलना में इसका तरंग दैर्घ्य बहुत ज़्यादा, ये माइनस में चला गया है। तो बहुत इसके आगे समझ लो कि 24 जीरो होंगे, तो बहुत कम तरंग दैर्घ्य आया, इसका तरंग दैर्घ्य बहुत अधिक आया। इसलिए जो बॉल है वो हमें वेव नेचर का शो नहीं करता, लेकिन वेव होता है उसमें, वेव की तरह ही आता है। क्योंकि तरंग दैर्घ्य कम होने के कारण हमें वेव की तरह दिखाई नहीं पड़ता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्घ्य बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये वेव की तरह शो होता है। ठीक है, तो यही दोनों में अंतर था। तो डी ब्रॉगली ने क्या कहा था कि जितने भी मूविंग पार्टिकल हैं वो सब डुअल नेचर के हैं, पार्टिकल नेचर भी, वेव नेचर भी। तो बॉल भी दोनों नेचर शो करता है, बस हमें दिखाई नहीं देता है क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य बहुत कम होता है। ठीक है, तो यही था डी ब्रॉगली का समीकरण कि जितने भी मूविंग पार्टिकल हैं सब के सब डुअल नेचर के होते हैं। इसके लिए एक सवाल हम लोग देखते हैं इसी पे। फिर सवाल है यदि किसी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा k है, इसी डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य ज्ञात करो। तो डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य, तो गतिज ऊर्जा कितना है k है। तो हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा और मोमेंटम में रिलेशन। ठीक है, क्या रिलेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m। कैसे आया, देखो p बराबर संवेग बराबर क्या होता है mv, और काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है 12mv²। ठीक है, यहाँ से v का मान निकाल लोगे, इसमें रख दोगे तो ये वाला समीकरण में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम p बराबर निकालना चाहें तो कितना हो गया 2m/ke। ठीक है, तो ये और लेमडा बराबर हम जानते हैं क्या होता है h/p। तो h/√2m/ke। ठीक है, तो यही संबंध हो जाएगा तरंग दैर्घ्य किसका तरंग दैर्घ्य, ये जो पूछा था लेमडा वो निकल गया। किसी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा k है, तो काइनेटिक एनर्जी को k खाली कहा है इसने, तो हमने e हटा दिया यहाँ से। फिर काइनेटिक एनर्जी की चाहे k e लिखो चाहे k, तो इसने कहा k है, तो इसकी डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य मतलब लेमडा पूछ रहा था h/p। तो p कहाँ से मिला हमें, p हमें यहाँ से मिला था कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में एक संबंध होता है ये वाला, p बराबर 2m/ke। तो वहाँ से हमने p का मान रख दिया इसमें, और ये तरंग दैर्घ्य हो जाएगा इसका।